नमस्कार, आपका जिला, आपकी खबर लिया, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडी करनाल में अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, यानी इन दोनों पर प्रहार किए। कृषि कानून भी सरकार का, कृषि कानून पर भी उन्होंने पक्ष रखा। कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, इसके लिए कुछ करने के बाद ही परिवर्तन होगा। किसानों की पेमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि 72 घंटे में पेमेंट की जा रही है। जिस किसान पर 72 घंटे में पेमेंट नहीं मिलेगी उनको ब्याज समेत पैसा दिया जाएगा। बाजार से ऊपर भाव चलता है, किसानों को मिल ही रहा है, तो बोनस का कोई अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है। और बोनस का देने का जो अगर प्रावधान भी है तो केंद्र सरकार की सहमति से ही होता है, लेकिन इस विषय में अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो किसानों की कोशिश ये है कि 72 घंटे में हो भी रही है, और हमने पोर्टल बनाया है कि जो नहीं हो रही है तो उसको ब्याज देंगे, और जो अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कहाँ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का? ये एक तो मान सकता हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, कांग्रेस का घट रहा है, और आम आदमी पार्टी जो जनता द्वारा रिजेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नहीं थे, उनको अपने मोहरे इकट्ठे कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इन मोहरों से राजनीति नहीं होगी, जनता के आशीर्वाद से होगी। जनमानस जिसके साथ होगा वही चलेगा। तो सबसे देश में ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे अच्छी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजना है, भावांतर भरपाई की योजना है, देश में कहीं भी नहीं है बागवानी की बीमा की योजना। एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट सारे हम बांट रहे हैं। आज तक कोई 3200 पोली हाउस लगे हुए हैं। इस साल हमने 1500 50% पोली हाउस नए बनाने की सब्सिडी देने का फैसला किया है। पानी बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। रतिया की अनाज मंडी में 3 दिन से बारदाने की कमी है, जिसके चलते किसान फसल लेकर मंडी में बैठे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। इस बारे में जब मार्केट कमेटी के सचिव जसपाल मेहता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, खरीद एजेंसियां बारदाना दे रही हैं और बोली भी मंडी में हो रही है। बड़ी मंडी होने के कारण सभी किसानों की खरीद नहीं हो पा रही। सचिव ने बताया कि किसान को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसानों की गेहूं की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। सरकार की तरफ से सिरसा के गांव थराज के 6 किसानों को समन भेजे गए हैं। अभी तक 100 किसानों को समन भेजे जा चुके हैं। समन भेजने को लेकर हरियाणा किसान मंच ने सिरसा के जाट धर्मशाला में बैठक कर हरियाणा किसान संगठन के कई सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। यहाँ रणनीति बनाई गई। के अंदर जो आंदोलन चला था तब जो समझौता हुआ था उसके अंदर सरकार ने ये बात मानी थी कि जितने भी आंदोलन के दौरान केस हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। तब तो ये बात कह दी, लेकिन अब जो है वो किसानों को सम्मन भेजना शुरू कर दिया गया, जिसमें हमारे पास ये सम्मन है जो थिराज गांव के किसानों को मिले हैं, जिसमें 6 तो नाम है, बाकी अन्य के नाम जो डिपो के ऊपर फोटो लगा के जो अनाज बांटने का जो था उस आंदोलन के दौरान तब किसानों ने विरोध किया था और उसी को लेकर आज उनको सम्मन। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रेस्ट हाउस बल्लभगढ़ में अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव, एफएमडीए की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर गरिमा मित्तल, एसडीएम त्रिलोक चंद, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल ये आपात बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि बल्लभगढ़ विधानसभा के रेल पार इलाके में पिछले कुछ दिनों से पीने के पानी की सप्लाई बाधित थी, जिस वजह से क्षेत्र में पानी की विकराल किल्लत हो गई थी। लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए।
सिरसा के पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 9 शिकायतों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में पीड़ित व्यक्ति निराश होकर न्याय की उम्मीद में आता है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलवाना हम सबकी ड्यूटी है। सेकंड पारी की जो अभी मुझे जिम्मेवारी मिली और मुझे 2 जिलों की जिम्मेवारी मिली, जिला सिरसा और जिला यमुनानगर। तो इस पारी की ये पहली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। इसमें मैं कल शाम को आ गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिला, कुछ पब्लिक के लोगों से भी मिला था। आज सुबह भी मैं कुछ पब्लिक के लोगों से भी मिला और जो लोग मेरे पास आए मैं उनसे लगभग मिला। और ये पहली मीटिंग थी और मैं आप सबको भी इस बात की बधाई देता हूं। तो शाम एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने सोमवार को उपमंडल परिसर स्थित कार्यालय में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को 20 अप्रैल तक स्वामित्व योजना को पूरा करने का आदेश दिया। वहीं एसडीएम फोगाट ने योजना के कार्य को लंबित न रखने की चेतावनी भी दी। साइबर सिटी में विकास की बयार कुछ ऐसे बहने लगी है कि सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल चलाना या फिर 2 पहिया वाहनों पर सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़े खुद बोल रहे हैं और बहुत जोर से बोल रहे हैं कि कैसे 2020 में 375 लोगों की सड़क हादसों में मौत सामने आई थी। वही 2021 में 405 पैदल चलने वाले, साइकिल से आने जाने वाले या फिर 2 पहिया चालकों को सड़क हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, न थम रहा है न नीचे आ रहा है। इस मामले में डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र सिंह की माने तो गुरुग्राम पुलिस ने 19 ऐसे डार्क स्पॉट की पहचान की थी जहां सर्वाधिक सड़क हादसे सामने आ रहे थे, जहां ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर उन्हें सही किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के श्रोताओं को, देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से लेन चेंज का ड्राइव चलाया, जो पिछले सितंबर में चला और दिसंबर तक हम बहुत अच्छे से चला पाए और 90% उसमें हमें कामयाबी मिली। उसी तर्ज पे हमने उसको कापड़ीवास बॉर्डर से लेके सिरहोल बॉर्डर तक हमने उसको चलाया है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लोगों एक्सीडेंट कम हुए हैं, लोगों की यात्रा जो है अच्छी प्रकार से वो यात्रा कर पा रहे हैं, लेन ड्राइविंग हो रही है, एक्सीडेंट कम हुए हैं, लोगों को सहूलियत बढ़ी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लेन जो चेंज है, हमने इस साल में 3478 चालान किए। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को भंग करने की मांग को लेकर कैथल के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये तब की तस्वीरें हैं, देखिए। इसी के साथ इन्होंने कच्चे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर लाकर पकड़ने और हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को दोबारा बहाल करने की मांग उठा दी। अपनी मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है, केवल नारेबाजी नहीं की। आज प्रदर्शन मुख्य तौर पर 2 मांगे हैं आज के प्रदर्शन की। एक तो जो कच्चे कर्मचारी कोरोना के अंदर निकाले गए हैं, कोरोना के अंदर कार्यरत थे, उनको कोरोना काल के बाद, कोरोना कम होने के बाद सरकार ने कार्य से विमुक्त कर दिया है। जबकि जिस समय वो भर्ती किए थे उस समय सेवाओं के अंदर कोई आना नहीं चाह रहा था। मात्र स्पर्श मात्र से लोग काफी भयभीत थे
उस दौरान के अंदर उन्होंने काम किया और आज कार्य पूरा होने के बाद उनको घर चलता कर दिया। सर्व कर्मचारी संघ इसका विरोध करता है। गोहाना नगर परिषद के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों का धरना नगर परिषद के गेट पर तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों ने कहा, जब उनको दोबारा काम पर नहीं रखा जाता, उनका ये धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। साथ ही धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर बिना किसी नोटिस के काम से निकालने का विरोध किया। वहीं ठेकेदार का कहना है कि निकाले गए कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। नोटिस में लिखा गया है कि ना ही तुम हड़ताल के में बैठोगे और ना किसी चीज में बैठोगे और ना अपने अधिकार के लिए तुम कुछ बोलोगे, किसी बात के लिए नहीं बोलोगे और बोलोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मैं जिस भी टाइम तुम्हें सफाई पे काम पे बुलाऊंगा, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, आना पड़ेगा। तो 24 घंटे की जो ड्यूटी मांग रहा है ठेकेदार और जिनको एक नोटिस पे साइन करके एक बंधवा बना रहा है, तो ठेकेदार उस नोटिस पे साइन करा ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ठेकेदार हमें ये प्रूफ भी तो दे ना कि हम इसके पास कर्मचारी हैं। अभी मैंने बुलाया था ठेकेदार को, तो उसका ये कहना है कि ये कर्मचारी काम नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इनको हटा दिया है और मैंने दूसरे कर्मचारी लगभग लगा लिए इनकी जगह सारे। ये देखिए, नगर परिषद ने वर्क आउटसोर्स किया हुआ है डोर टू डोर कलेक्शन का जी। तो उसमें मैन पावर के लिए हम ठेकेदार को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इन्हीं बंदों को रखिए। ये ठेकेदार के ऊपर है कि वो किन को रखता है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि जब ये कर्मचारी पहले से लगे हुए हैं तो इनको ना हटाया जाए तो अच्छा होगा। इधर फतेहाबाद में महिला लेक्चरर के साथ गैंगरेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। दरअसल फतेहाबाद क्षेत्र की एक महिला लेक्चरर ने रतिया के गांव लाली निवासी एक व्यक्ति पर उसे धोखे में रखकर जाति छुपाकर उससे शादी करने और फिर अपने साथियों के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया। महिला ने आरोपियों पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और पैसे हटने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। कंप्लेंट आई थी हमारे पास, कंप्लेंट के थ्रू हमने मुकदमा दर्ज करके तुरंत इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। शिकायत क्या है? शिकायत में क्या? शिकायत में 498 के साथ है, हस्बैंड साथ में है और 2 बंदों ने उसके साथ गलत काम किए और उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। गैंगरेप का मामला है या कैसे? हाँ, 2-3 बंदों ने किए हुआ उसके साथ। तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, 16 अभी चल रही है उसकी कार्रवाई। हम लोग मेडिकल वगैरह करवा दिए हैं उसका। सोनीपत की पश्चिमी यमुना नहर से कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता और सीटू का शव पुलिस ने ढूंढ लिया है। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखा। परिजनों ने जहां हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की मांग की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बता दें कि सोनीपत सदर थाना क्षेत्र के गांव रोहट के पास पश्चिमी यमुना लिंक नहर में हवन अवशेष प्रवाहित करने गए कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी नेता भी अनिल गुप्ता उर्फ सीटू संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए थे। हवन अवशेष प्रवाहित करने के बाद वो मोबाइल पर बातचीत करते हुए कुछ दूर निकल गए। उसके बाद से उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया था। उनके नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही थी। अनिल गुप्ता नाम है इनका और सीटू। और परसों शाम को हमारे पास कॉल आई थी कि मिसिंग है नहर के पास से, रोड नहर के पास से। तो परसों से ढूंढ चल रही थी और परिवार वालों का शक था 1-2 लोगों पे भी कि शायद कहीं और ना चले गए, हो सकता है नहर में हो ही ना। तो हर तरीके से कार्रवाई की गई थी। बट आज सुबह भी हमारी सर्च जारी थी नहर के पास, तो इनकी डेड बॉडी मिली है। तो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और फिर परिवार वालों से आइडेंटिफाई कराया है और अभी बॉडी पोस्टमार्टम। गन्नौर में बीएसटी रोड पर रहने वाले 10वीं के छात्र आशीष की नहर में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय आशीष अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए नहर पर गया था। उसके दोस्त उसे बुलाकर ले गए थे। परिजनों का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बेटे की मौत पैर फिसलने से हुई है या किसी ने जानबूझकर उसे पानी के अंदर धकेला। परिवार को आशंका है कि उनके शरीर पर कपड़े डाले हुए थे और अगर उनका बेटा नहाने के लिए नहर में उतरता तो कपड़े उतार कर गया होता। लेकिन जब उन्हें इस बात को लेकर अब शक है कि कहीं बेटे की हत्या तो नहीं कर दी गई।
फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। दोस्तों के साथ ये नहर पर बकास का लेके बुलाकर नहर पर नहाने गए थे। वहाँ खुबड़ू के पास में गांव है एक। पैर फिसल गया जी, पता नहीं लग रहा है बात का भी, कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा। कपड़े पैर रखे थे इन्हें, जो नहाता तो लत्ते कट गया तो नावा बालक है। तो शक है इसमें कोई? हो सके जी, इसके यार दोस्त बता सकें जी क्या कैसे काम। तो कौन सी क्लास में पढ़ता जी? सूचना मुझे थी कि एक लड़का अपना 3-4 लड़का नहाने के लिए नहर में आए हैं, जिनमें से एक लड़का अंदर चलेगा नहाने के लिए, जिसको तैरना नहीं आता था। जो पानी में डूब गए, जो बाहर जो बच्चे थे बाहर नहा रहे थे, उन्होंने शोर मचाया, वही डूब गया। तो वहाँ कोई नहीं आया था, इतने कुछ बाहर से बुलाए ट्रैक्टर वाले को, दुकानदार को, इतने वो डूब चुका था। कौन सी नहर पे ये हादसा हुआ है? एक होडू जाल चौकी से है। कौन है मरने वाला सर? कैसे गया? कौन सी क्लास में पढ़ता? कितनी उम्र है? ये आशीष है जी, 16 साल इसकी उम्र है और 10th। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों को लेकर खबरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में बवानीखेड़ा से भी भीषण सड़क हादसे को लेकर खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 युवकों की अज्ञात वाहन से टक्कर होने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बच्चे 2 गांव के हैं, हमारे भाइयों के लड़के छोटे, तो ये बर्फ लेने जा रहे थे बवानीखेड़ा। जूस का काम कर रहे हैं, बर्फ लेने के लिए जा रहे थे और आते हुए पुल के 2-3 किले इधर बवानीखेड़े की तरफ है, कोई बड़ा व्हीकल टक्कर मार गया। वो ऐसे एक के तो ऊपर को उतर गया और दोनों एट द स्पॉट इनकी डेथ होगी, दोनों की। फतेहाबाद में एक युवक की नशे की ओवरडोज लेने से मौत हो गई। दरअसल पंजाब से फतेहाबाद आते समय एक युवक ने नशे का ओवरडोज ले लिया। इस दौरान उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम किया गया, वहीं 174 की कार्रवाई कर शव परिजन को सौंप दिया। सिकंदर सनोफ मनजीत सिंह तप्पा खेड़ा का पंजाब का रहने वाला था। अपनी सिस्टर के पास आ रहा था घूमना, रास्ते में जानडली खुद के पास इसने कोई इंजेक्शन लगाया। उस वजह तबीयत किस चीज़ का इंजेक्शन? बता रहे नशा करने का थे। पहले नशा मुक्ति केंद्र में ही था 3-4 दिन पहले। अभी उस घर वाले लेके आए थे, अभी अपनी सिस्टर के पास आ रहा था। और रास्ते में इसने इंजेक्शन लगाया, तबीयत बिगड़ गई, तो कोई राहगीर ने ले इसको दाखिल किया। ओवरडोज वगैरह होने से डेथ चाहिए? हाँ, अभी तो ओवरडोज की वजह से ही बता रहे हैं, ज़्यादा होने की वजह से जिस तरह डेथ होने की। गुरुग्राम में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई। दरअसल एक केस को कमजोर करने और आरोपी को छोड़ने को लेकर पुलिस वाले ने 30 लाख की रिश्वत की मांग रखी थी। कांस्टेबल शक्ति सिंह इसी पैसे को लेने पहुंचा था, जिसे विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथों धर दबोचा। गुरुग्राम में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई है। मामला एक केस को कमजोर करने और आरोपी को छोड़ने को लेकर है। पुलिस ने केस को कमजोर करने की एवज में 30 लाख की रिश्वत की मांग की थी। दरअसल विजिलेंस टीम ने खेड़ की दौला थाने में तैनात कांस्टेबल को 1.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत के बड़े नेक्सस का खुलासा किया। दरअसल खेड़ की दौला थाने में दर्ज FIR नंबर 146 की तफ्तीश के दौरान 2 आरोपियों कुलदीप और मनोज को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच मानेसर क्राइम ब्रांच में तैनात ASI रामचंद्र करने में लगा था। आरोप है कि ASI रामचंद्र अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुलदीप और मनोज को छोड़ने की एवज में पहले 15-15 लाख यानी 30 लाख की डिमांड की, जो कुलदीप को छोड़ने की एवज में 12 लाख की रिश्वत तय हुई और इसी की टोकन मनी को रिसीव करने के लिए ASI रामचंद्र ने कांस्टेबल शक्ति सिंह को भेजा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया है पुलिस कर्मचारी को रिश्वत देते हुए, क्या है मामला? इसमें हमारे पास सूचना आई थी कि ललित
कंप्लेनेंट है जो खासपुर झज्जर से रहने वाला है। उसका नॉन है क्लोज फ्रेंड कुलदीप, जो कि खिड़की तोला के मुकदमा नंबर 146 में अरेस्ट है वो। तो अरेस्टिंग के टाइम पे पहले उनसे डिमांड की गई थी 30 लाख रुपए में उसको छोड़ने के लिए। एक विनीत मुलजिम था, एक कुलदीप मुलजिम, दोनों को छोड़ने की एवज में 30 लाख में डिमांड हुई। उसके बाद उनके अरेस्टिंग डालने के बाद फिर केस को कमजोर करके उनको फारिग करने की बातें हुई, जिस संबंध में इन्होंने 15 लाख रुपए डिमांड की कुलदीप के नाम के लिए। इस चीज़ की इनके पास रिकॉर्डिंग है, अलग अलग डेट्स में इनके पास रिकॉर्डिंग्स थी। तो सूचना हमारे पास मिलने के बाद दरअसल जिस मामले को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया था, उसी मामले में लगे आरोपियों को छोड़ने और केस कमजोर करने की एवज में लाखों की रिश्वत के आरोप लगे हैं। बीती 7 अप्रैल को गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ियों को फाइनेंस करवा उनकी किस्त न भरने, उसके बाद उसके फर्जी कागजात बनवाकर फिर से लोन लेने और गाड़ियों को बेचने जैसे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया था, जिसकी तफ्तीश मानेसर क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई रामचंद्र करने में लगा था। डीएसपी विजिलेंस की अगर माने तो झज्जर के रहने वाले ललित नाम के शख्स ने रिश्वत मांगे जाने के मामले की शिकायत कर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग की विजिलेंस टीम को सौंपी, जिसके बाद रेडिंग पार्टी तैयार कर कांस्टेबल शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर एएसआई की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई। अब उनकी डिमांड 15 लाख पे आ गई थी। वो कह रहे थे कि विनीत को केस हल्का करके, कुलदीप का केस हल्का करके उसको केस से फारिग करवा देंगे। इसमें आईओ की मिलीभगत थी, जो कि एएसआई रामचंद्र है, सीआईए मानेसर जिसकी पोस्टिंग है। इसके साथ साथ कांस्टेबल शक्ति है, जो खिड़की दोला में जिसकी पोस्टिंग है। शक्ति सिंह की व्हाट्सएप वॉइस कॉल करता था ये कंप्लेनेंट को। तो उनके पास इनकी अलग अलग डेट्स में 4 में 5, 6, 8, 9 में इनकी अलग अलग डेट्स में वॉइस रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग है, जो एज ए प्रूफ हमारे पास। तो वहाँ शक्ति सिंह उनके पास गाड़ी में आया है, उनके पास गाड़ी में बैठा है, जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड भी हुई हैं। जो उसने 1.5 लाख टोकन मनी की डिमांड कर रखी थी, टोटल 12 लाख देने की बातें हुई थी इनकी। तो 1.5 लाख टोकन मनी के लिए जो रिश्वत की राशि थी वो कांस्टेबल शक्ति सिंह ने रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद शैडो विटनेस ने हमें इशारा किया है और हम तुरंत वहां जाके गाड़ी में उसको काबू किया। ये पहली बार नहीं है कि जब गुरुग्राम पुलिस के दामन पर रिश्वत जैसे शर्मनाक आरोप लगे हों, बल्कि इससे पहले भी हेड कांस्टेबल को लाखों की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में गुरुग्राम हाईटेक सिटी माना जाता है। ऐसे में इस तरह के गुरुग्राम पुलिस पर लगे हुए दाग जाहिर तौर पर अच्छे नहीं हैं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल यही रुकेंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।